हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। दोस्तों, आज के दौर में जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। ट्रेड्स के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू, बिजनेस के थ्रू बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं। लोग एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं। सिमिलरली आज से हज़ारों साल पहले भी लोग इसी तरीके से ट्रैवल करते थे, व्यापार के लिए या अलग अलग कामों के लिए। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि तब का ग्लोबलाइजेशन इतना इमर्ज नहीं हुआ था, मतलब इतना एडवांस नहीं था। लेकिन आज का जो ग्लोबलाइजेशन है वो एडवांस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो चुका है। तो तब से लेकर आज तक जितना भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी पूरी जर्नी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि जो ये नॉर्मल वर्ल्ड था वो एक ग्लोबल वर्ल्ड में कैसे बदला। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है आज से हज़ारों साल पहले से, यानी कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड से। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, आइडियाज एंड पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में गुड्स का, सर्विसेज का, आइडियाज का, कैपिटल का एक्सचेंज होना और लोगों का माइग्रेट करना, इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो काफ़ी पुराने समय से, यानी कि आज से हज़ारों साल पहले से जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, ये काफ़ी लंबी लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और कई लोग तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए ट्रैवल करते थे, मतलब आत्म शांति के लिए ट्रैवल करते थे। तो क्या ये केवल ट्रैवल करते थे? नहीं, ये अपने साथ अलग अलग चीज़ें ले जाते थे, जैसे कि गुड्स, स्किल्स, आइडिया, मनी, इन्वेंशन, जहाँ तक कि ये जर्म्स एंड डिसीजेस को भी अपने साथ ले जाते थे। दोस्तों, आज के समय में हमें ऐसे कई सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि आज से हज़ारों साल पहले भी लोग ट्रेड किया करते थे, यानी कि व्यापार किया करते थे। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख सकते हो, इसमें इनको बोला जाता है कॉरीज। पुराने समय में लोग इनको एज अ करेंसी यूज़ करते थे और ट्रेड किया करते थे इनको अपना मीडियम मानकर, जिनके अवशेष मालदीव, चाइना और ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि सीधा सीधा ये स्पष्ट करते हैं कि पहले के टाइम पर ट्रेड होता था और वो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। दोस्तों, उसी दौर में कई सारे रूट्स हुआ करते थे, यानी कि रास्ते हुआ करते थे जिन्हें सिल्क रूट बोला जाता था। ध्यान रखना, सिल्क रूट एक नहीं था बल्कि बहुत सारे रूट्स का एक नेटवर्क था, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। इसमें जो लाइंस आपको दिख रही हैं वे सारे सिल्क रूट्स हैं। दोस्तों, पुराने समय में लोग इन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। तो हम कह सकते हैं सिल्क रूट वाज अ नेटवर्क ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट्स विच कनेक्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। मतलब सिल्क रूट एक नेटवर्क था पुराने ट्रेड रूट्स का जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता था। सिल्क रूट्स का एग्जिस्टेंस क्रिश्चियन ईरा से भी पहले से था और इनका एग्जिस्टेंस 15वीं शताब्दी तक रहता है। इस रूट के जरिए कई सारी चीज़ें ट्रैवल करती थी, जैसे कि चाइनीज़ पोट्री, चाइनीज़ सिल्क, इंडियन टेक्सटाइल्स, साउथ ईस्ट एशियन स्पाइसेस। ये चीज़ें ट्रैवल करती थी एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज में। सिमिलरली इसके बदले में एशियन कंट्रीज को मिलता था खूब सारा गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि ट्रैवल होता था यूरोपियन मार्केट से एशियन मार्केट में। इस रूट के जरिए चाइनीज सिल्क का काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था, इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिल्क रूट का इस्तेमाल केवल ट्रेड के लिए होता था? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये लोग भी ट्रैवल करते थे इन्हीं सिल्क रूट्स का इस्तेमाल करके। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब क्यों ट्रैवल करते थे? पहला, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, मतलब आत्म शांति के लिए, और दूसरा ये लोग ट्रैवल करते थे अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सिल्क रूट की वजह से ना केवल ट्रेड होता था बल्कि अलग अलग लोगों के बीच में कल्चरल लिंक भी डेवलप होता था। तो हम कह सकते हैं कि द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड
एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। दोस्तों अभी तक हमने ये तो जान लिया कि लोग काफ़ी लंबे लंबे रास्ते ट्रैवल करते थे। अब आप ज़रा खुद सोचो कि क्या ये लोग इतने लंबे लंबे रास्ते बिना खाने के ट्रैवल कर सकते थे? नहीं ना। तो जब भी ये लोग ट्रैवल करते थे तो ये अपने साथ खाना ज़रूर ले जाते थे। तो इस तरीके से लोगों के साथ खाना भी ट्रैवल करता था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो आज हम नूडल्स खाते हैं वो एक्चुअल में चाइना से ओरिजिनेट हुए थे, मतलब चाइना से आए थे और तब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में गए, मतलब ये वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए तो इन्हें एक नए नाम से जाना गया, स्पैगेटी। मतलब चीज़ वही थी, बस नाम बदल गया था। सिमिलरली आज हम जो पास्ता खाते हैं वो एक्चुअल में अरब कंट्री से ओरिजिनेट हुआ था और तब ये पास्ता इटली पहुंचा तो इसे एक नए नाम से जाना गया और इसे बोला गया सिसिली। और इवन हम जो कॉमन फूड्स खाते हैं जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंड नट, मेज, टोमेटो, चिल्ली एंड स्वीट पोटैटो, इन सब के बारे में भी हमें पहले नहीं पता था और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता था। वो तो भला हो एक महान व्यक्ति का जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिनकी वजह से हमें इन सब के बारे में पता चल पाया। देखो हुआ क्या था कि 16वीं सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक एक्सप्लोरर थे जिन्होंने एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। और उस समय पर अमेरिका में ऐसी कई सारी क्रॉप्स उगाई जाती थी जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया तो उन्होंने इन क्रॉप्स के बारे में यूरोप को भी बताया और एशिया को भी बताया। तो जब यूरोप के देशों को आलू के बारे में पता चला कि आलू जैसा भी कोई फूड एग्जिस्ट करता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आलू के आने की वजह से यूरोपियंस को एक बढ़िया फूड मिल गया था जिसे भी आसानी से खा सकते थे। लेकिन दोस्तों जिस आलू को लेकर यूरोपियंस इतना खुश हो रहे थे, उन्हें क्या पता था कि वही आलू लाखों लोगों की मौत का कारण बनेगा। बड़ी ही अजीब बात है ना कि आलू की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। देखो हुआ क्या था कि जो यूरोप के जो लोग थे वो आलू के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि वे केवल आलू की फसल उगाते थे, बाकी फसलों पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसे ही यूरोप में एक जगह है आयरलैंड करके, वहाँ पर क्या हुआ था मिड 1840s के टाइम पर लोग आलू के ऊपर इस कदर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अपने खेतों में केवल आलू की फसल उगाते हैं, बाकी कोई और फसल नहीं उगाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि एक बीमारी फैलने लगती है जिसके चलते सारी आलू की फसल बर्बाद हो जाती है। चूँकि इन्होंने केवल आलू की फसल उगाई थी और आलू की फसलें खराब हो गई थी, तो ऐसे में इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था खाने के लिए, जिस वजह से कई सारे लोग भूखे मरने लगते हैं। 1845 से लेकर 1849 का जो पीरियड था, इसमें लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं इसी भूखमरी के चलते। इसी को बोला जाता है द ग्रेट आयरिश फेमाइन या पोटैटो फेमाइन। कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा यूरोपियंस ने एशिया को डिस्कवर कर लिया था, सिमिलरली उन्होंने अमेरिका को भी डिस्कवर कर लिया था 16वीं सेंचुरी में थ्रू सी रूट्स। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि वे इन सी रूट्स के ज़रिए आसानी से ट्रेड कर सकते थे, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा था ट्रेड में। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आता है। होता क्या है कि यूरोप को लगता है कि क्यों ना कॉलोनी सेटअप की जाए, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा किया जाए। दोस्तों उस समय पर जो अमेरिका था वो 16वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा रिच था रिसोर्सेज के मामले में। वहाँ पर अच्छी अच्छी फूड क्रॉप्स थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस मेटल्स मिलते थे जैसे कि सिल्वर, जो कि काफ़ी मात्रा में पाया जाता था। और तो और दोस्तों लोगों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी कि अमेरिका में एक सिटी है एल डोराडो नाम की, जहाँ पर खूब सारा सोना है, वहाँ पर सोने के महल है, वहाँ पर सोने का सब कुछ है। तो ये सब बातें जब पॉपुलर हुई तो यूरोप को लालच आ गया और वो डिसाइड करता है कि अब वो अमेरिका को कॉन्कर करेगा, यानी कि उसके ऊपर कब्जा करेगा। तो मिड 16वीं सेंचुरी में बहुत सारे पोर्टुगीज एंड स्पेनिश लोग निकल पड़ते हैं अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना ही मिलिट्री का यूज़ करते हैं ना ही आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं डिसीजेस का। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो अमेरिका था वो काफ़ी लंबे समय से बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड था, इसलिए वहाँ पर रह रहे लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं पोर्टुगीज एंड स्पेनिश लोग। ये लोग जब अमेरिका जाते हैं तो ये लोग अपने साथ ले जाते हैं कई सारे जम्स एंड डिसीजेज, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो जब ये डिसीजेज अमेरिका में फैलती हैं तो कमज़ोर इम्यून सिस्टम होने के कारण अमेरिका के कई सारे लोग मर जाते हैं इन बीमारी के चलते। तो इस तरीके से बिना हथियार और आर्मी का इस्तेमाल किए यूरोप आसानी से कॉन्कर कर लेता है अमेरिका को। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूरोप पूरी तरीके से खुश नहीं था। क्यों?
क्योंकि उस समय पर यूरोप की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से 19वीं सेंचुरी तक यूरोप भी कई सारी समस्याओं से सफ़र कर रहा था, जैसे कि डिसीजेस, पॉवर्टी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब भी देखने को मिल रहा था। दोस्तों 18वीं सेंचुरी तक इंडिया और चाइना वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज थी और यही कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती थी। लेकिन फिर क्या होता है कि जो चाइना होता है वो अपने सारे ओवरसीज कॉन्टैक्ट तोड़ देता है और आइसोलेशन में चला जाता है। मतलब चाइना वर्ल्ड ट्रेड से दूर हो जाता है, जिस वजह से अमेरिका का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगता है और धीरे धीरे यूरोप जो है वो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन जाता है, यानी कि द यूरोप बिकम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। सेकेंड टॉपिक है हमारा द 19वीं सेंचुरी 1815 टू 1914। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि 1815 से लेकर 1914 का जो पीरियड था उसमें ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से होता है। दोस्तों 19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा था, यानी कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे, जैसे कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्निकल, जिस वजह से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही थी और एक्सटर्नल रिलेशंस भी रीसेप हो रहे थे। दोस्तों 19वीं सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा था, लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा 3 टाइप के फ्लोज देखने को मिल रहे थे, जिसमें से पहला था फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि अलग अलग गुड्स का फ्लो देखने को मिल रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे कि कपड़ों का, गेहूं का, इन सब का व्यापार हो रहा था। दूसरा था फ्लो ऑफ लेबर। दोस्तों ना केवल गुड्स का फ्लो हो रहा था बल्कि लोग भी ट्रेवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में, यानी कि लोगों का भी माइग्रेशन हो रहा था फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। तीसरा था फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि जो लोग थे वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए भी ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि 19वीं सेंचुरी में 3 तरह के फ्लोज देखने को मिल रहे थे। पहला था गुड्स के लिए, दूसरा था एम्प्लॉयमेंट के लिए और तीसरा था इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। दोस्तों ट्रेडिशनली यानी कि बहुत साल पहले जो कंट्रीज थी वो ये चाहती थी कि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करें, उन्हें किसी और कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, यानी कि कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती थी फूड के मामले में। लेकिन दोस्तों ये जो धारणा बनी हुई थी अलग अलग कंट्रीज की कि हर कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए फूड के मामले में, वो चेंज हो जाती है 19वीं सेंचुरी में। अब कैसे चेंज होती है और क्यों चेंज होती है, चलिए जानते हैं। तो होता क्या है कि जो यूरोप था उसमें एक कंट्री थी ब्रिटेन। तो उस समय पर ब्रिटेन की सिचुएशन क्या थी कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब आप जरा खुद सोचो कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा फूड चाहिए। तो ऐसे में जो लैंडेड ग्रुप्स थे ब्रिटेन के, लैंडेड ग्रुप्स का मतलब ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि जो बाहर से खाने का सामान आता है ब्रिटेन के अंदर उसे बंद किया जाए, ताकि ब्रिटेन के लैंडेड ग्रुप्स को फायदा हो सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी बात मान लेती है और कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंट कर देती है। कॉर्न लॉ का मतलब एक ऐसा कानून लाती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो बाहर से कॉर्न आता था और अदर खाने के आइटम्स आते थे उन पर रोक लगा देती है। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि ब्रिटेन के लैंडेड ग्रुप्स को फायदा हो सके और कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो सके फूड के मामले में। पर देखो होता कुछ और है। होता क्या है कि ब्रिटेन के अंदर फूड प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इंपोर्ट रुक गया था, जिस वजह से फूड की डिमांड बढ़ गई थी। और स्वाभाविक सी बात है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उस चीज़ के प्राइसेस भी हाई हो जाते हैं। तो ब्रिटेन के फूड प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अर्बन डवेलर्स थे, अब वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि कॉर्न लॉ को हटा दिया जाए ताकि बाहर से फूड इंपोर्ट हो सके और लोगों को सस्ता खाना मिल सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी बात मान लेती है और कॉर्न लॉ को हटा देती है, यानी कि अबॉलिश कर देती है। अब हम देखते हैं कि इस कॉर्न लॉ की हटने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। पहला, ब्रिटेन में फूड बहुत ही सस्ती रेट में इंपोर्ट होने लगता है। इतनी सस्ती रेट में इंपोर्ट होने लगता है जितना ब्रिटेन कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता था। इनफैक्ट जो ब्रिटिश के फार्म थे वो कभी कम्पीट ही नहीं कर पाए इतने सस्ते इंपोर्ट से, जिस वजह से ब्रिटेन के ज़्यादातर फार्मर्स ने अपनी लैंड को अनकल्टिवेट रखना ही ठीक समझा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड, मतलब काफ़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए थे, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, मिड 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगती है, जिस वजह से लोगों की इनकम बढ़ने लगती है और इसी कारण से और भी ज़्यादा फूड की डिमांड उठने लगती है।
तो ब्रिटेन की डिमांड को पूरा करने के लिए ईस्ट यूरोप, रसिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये देश भी अपनी अपनी ज़मीनों को साफ करने लगते हैं खेती करने के लिए, ताकि ब्रिटेन में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को इम्पोर्ट किया जा सके और ब्रिटेन की फूड डिमांड को फुलफिल किया जा सके। अब आप ज़रा खुद सोचो कि अगर इतना ज़्यादा फूड इम्पोर्ट होगा अलग अलग जगह से, तो ऑब्वियसली उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी चाहिए, क्योंकि बिना साधन के थोड़ी ना फूड इम्पोर्ट होगा। तो इसके लिए कई सारी रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं ताकि फूड को सी पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी। लंदन जो है वो एक फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में उभर के आ रहा था ब्रिटेन के अंदर, तो काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट वगैरह करने लगते हैं वहाँ पर। इसी बीच क्या होता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, मतलब वहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब चूंकि यूरोप के लोगों के पास काम तो था नहीं, जिस वजह से लार्ज स्केल में लोग माइग्रेट करने लगते हैं। नियरली 50 मिलियन लोग यूरोप से अमेरिका चले जाते हैं काम के लिए। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बाय 1890s करीब 150 मिलियन लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों 19th सेंचुरी में ऐसे कई सारे टेक्निकल इन्वेंशंस और इनोवेशंस हो रहे थे जिनके बारे में इमेजिन नहीं किया जा सकता था। ऐसे ही कुछ मेजर इन्वेंशंस थे जैसे कि रेलवेज का, स्टीम शिप्स का, टेलीग्राफ्स का। इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था 19th सेंचुरी में। अब दोस्तों 1870 से पहले जो अमेरिका था वो यूरोप में मीट भेजता था, और पता है ये मीट कैसे जाता था? ये मीट जाता था शिप्स के थ्रू। ये लोग क्या करते थे, ये लोग डायरेक्टली जिंदा जानवरों को शिप्स के ऊपर चढ़ा देते थे और यूरोप पहुंचकर इन जानवरों को काटा जाता था और वहीं पर इनकी मीट बनाई जाती थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? एक तो जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइज करते थे, दूसरा बहुत से जानवर रास्ते में ही मर जाते थे, कई कमज़ोर हो जाते थे और कई बीमार हो जाते थे। तो इसलिए इनका जो मीट था वो अनफिट रहता था खाने के लिए। लेकिन फिर भी ये मीट यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, क्योंकि मीट की डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन होता है, जिससे पुराने शिप्स को रेफ्रिजरेटर वाले शिप्स में बदल दिया जाता है। अब जो जानवर थे उन्हें अमेरिका में ही काटा जाने लगा और उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख के आसानी से यूरोप ले जाया जाने लगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मीट को ले जाना ईजी हो गया, क्योंकि कटा हुआ मीट ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता था और रेफ्रिजरेटर की वजह से मीट फ्रेश रहता था और काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता था। तो इस तरीके से जो मीट है वो आसानी से अवेलेबल होने लगता है यूरोप में, जिस वजह से प्राइजेस भी डिक्रीज हो जाते हैं और अब जो गरीब लोग थे वो आसानी से मीट को अफोर्ड कर पा रहे थे और अच्छी डाइट ले पा रहे थे। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। दोस्तों लेट 19th सेंचुरी में जो ट्रेड था वो फ्लरिश कर रहा था, मार्केट एक्सपेंड कर रहे थे। इस चीज़ से पूरे यूरोप को फ़ायदा तो हो रहा था, पर कई सारी कंट्रीज को नुकसान भी हो रहा था। उनकी फ्रीडम छीनी जा रही थी और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, यानी कि पेनफुल चेंजेस किए जा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि यूरोप जो था वो कई सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किए हुए था, यानी कि कब्जा किए हुए था अपने फ़ायदे के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के ऊपर भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का कब्जा था। इनफैक्ट 1885 में क्या होता है कि जो यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, वो बर्लिन में मीटिंग करती हैं। क्यों मीटिंग करती हैं? तो ये मीटिंग करती हैं ये तय करने के लिए कि किस कंट्री को कितना हिस्सा मिलेगा अफ्रीका का। बेसिकली अफ्रीका को डिवाइड करने के लिए मीटिंग करती है। तो कुछ इस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो अफ्रीका के ऊपर कब्जा की हुई थी। रिंडरपेस्ट अ कैटल प्लग। दोस्तों अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो होता क्या है कि जो अफ्रीका था वो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसमें बहुत कम लोग रहते थे। इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और मिनरल्स पाए जाते थे, इसमें एनिमल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और वो आज भी पाए जाते हैं। तो ये जो सारी खूबियाँ थी अफ्रीका की, इन सारी खूबियों को देखकर यूरोपियन कंट्रीज को लालच आ गया और वे अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लेती हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले सब टॉपिक में पढ़ा था। तो जब ये यूरोपियन अफ्रीका आते हैं माइनिंग और प्लांटेशन के लिए, ये तो केवल बहाना था, एक्चुअल में तो ये आए थे अफ्रीका की रिसोर्सेज को लूटने के लिए। जैसे इंडिया में अंग्रेज आए थे ना, ठीक उसी तरीके से ये अफ्रीका में भी आए थे लूटने के लिए और लूटकर यूरोप ले जाने के लिए। तो जब ये आए तो ये लोग देखते हैं कि अफ्रीका में तो बहुत कमी है लेबर की, कोई काम करना ही नहीं चाहता। और आप खुद ही सोचो कि अफ्रीकन लोग काम करना क्यों चाहेंगे जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस हैं। जब उनकी पूर्ति बिना काम करे हो सकती है तो वो काम क्यों करेंगे। तो जो अफ्रीका के लोकल लोग थे वो काम नहीं कर रहे थे, भले ही उन्हें वेजेस मिल रही थी,
लेकिन वो फिर भी काम करना नहीं चाह रहे थे। तो यूरोपियंस क्या करते हैं, इन्हें फोर्स करते हैं काम करने के लिए, बल्कि ऐसे कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे अफ्रीकन लोग मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। जैसे कि पहला, यूरोपियंस काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देते हैं अफ्रीकन लोगों पर, जो कि अफ्रीकन लोग तभी पे कर सकते थे जब वो प्लांटेशन और माइन में एज अ लेबर काम करेंगे। दूसरा, इनहेरिटेज लॉज को चेंज कर देते हैं। ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड, मतलब इनके हिसाब से फैमिली का केवल एक ही मेंबर इनहेरिट लैंड का हकदार होगा। तो इस तरीके से ये मजबूर कर रहे थे लोगों को। तीसरा जो ये मेथड अपनाते हैं वो ये था कि जो माइन वर्कर्स थे उन्हें एक ही कैंपस में रखते थे ताकि कोई वर्कर काम छोड़कर भाग ना जाए। तो ये कुछ तरीके थे जिन्हें यूरोपियंस यूज करते थे अफ्रीकन्स को फोर्स करने के लिए। अब दोस्तों, अफ्रीकन्स परेशान तो थे ही इन लोगों से। इसी बीच क्या होता है, 1880s के टाइम पर अफ्रीका में एक बीमारी फैलने लगती है रिंडरपेस्ट नाम की। ये बीमारी जानवरों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती थी, इसलिए इसे कैटल प्लग भी बोला जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये बीमारी अफ्रीका में आई कैसे। तो ब्रिटिश एशिया से कुछ इन्फेक्टेड कैटल्स आए थे अफ्रीका में सोल्जर्स के खाने के लिए, और इन्हीं इन्फेक्टेड कैटल्स की वजह से जो बीमारी थी रिंडरपेस्ट नाम की, वो पूरी अफ्रीका में फैल जाती है। रिंडरपेस्ट बीमारी अफ्रीका में इस कदर फैलती है जैसे मानो जंगल में आग लगी हो। इस बीमारी के चलते अफ्रीका की 90% कैटल पॉपुलेशन मर जाती है। अब चूंकि अफ्रीकन लोग कैटल पॉपुलेशन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, इसलिए उनका जो लाइवलीहुड था, उनका जो जीवन था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है इन कैटल्स के मरने की वजह से। अब अफ्रीकन लोगों के पास माइन और प्लांटेशन में मजदूरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर्ड लेबर का सीधा सा मतलब होता है बाउंडेड लेबर, मतलब ऐसे मजदूर जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया जाता था फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो 19वीं सेंचुरी में इंडिया के लाखों लोगों को एज अ इंडेंचर्ड लेबर भेजा गया था काम के लिए। किसने भेजा था? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उस समय पर ब्रिटिशर्स का ही रूल था इंडिया के ऊपर। और ये मजदूर क्यों गए थे? क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई थी, लैंड रेंट बढ़ गया था, माइनर प्लांटेशन के लिए लैंड क्लियर हो रहे थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे इंडिया के, वो रेंट पे नहीं कर पा रहे थे और ना ही भी अपना कर्ज चुका पा रहे थे। तो ऐसे में इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग मजबूर हो जाते हैं एज ए इंडेंचर्ड लेबर काम करने के लिए। तो इंडिया की जो ज़्यादातर इंडेंचर्ड लेबर थी वो कहाँ माइग्रेट हुई? पहली कैरेबियन आइलैंड, दूसरी मॉरिशियस एंड तीसरी फिजी। तो इन 3 जगहों पर इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं काम के लिए एज ए इंडेंचर्ड लेबर। दोस्तों, इंडिया के असम में भी एक प्लांटेशन फील्ड थी जिसमें कई सारे लोगों को ले जाया जाता था इंडेंचर लेबर के रूप में काम कराने के लिए। जितनी भी इंडेंचर लेबर थी, इन्हें बहुत ही हॉरिबल कंडीशंस में काम करना पड़ता था और ना ही इनके पास कोई लीगल राइट्स थे। इन्हें ये भी नहीं पता था कि इनसे कितना काम कराया जाएगा और उसके उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। बस इन्हें तो केवल एक आशा थी, यानी कि एक होप थी कि यहाँ से जाने के बाद इन्हें गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। पर उन्हें क्या पता था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो इन्हें जॉब नहीं दे रही थी, बल्कि इनका इस्तेमाल कर रही थी अपने फ़ायदे के लिए। पर दोस्तों, खुशी की बात तो ये थी कि 1921 में जो ये इंडेंचर लेबर का जो सिस्टम था वो अबॉलिश कर दिया जाता है, जब इंडिया के बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। इंडियन एंट्रप्रेन्योर्स अब्रॉड। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने केवल लेबर के रूप में काम किया हो, बल्कि 19वीं सेंचुरी में इंडिया के कई सारे एंट्रप्रेन्योर्स भी ग्रो हो रहे थे। दोस्तों, उस समय पर इंडिया में बैंकर्स और ट्रेडर्स के 2 फेमस ग्रुप हुआ करते थे, जिनका नाम था शिकारपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टूकुटोई चेतियर्स। ये लोग क्या करते थे? ये लोग फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को इन साउथर्न एंड सेंट्रल एशिया। मतलब ये लोग पैसे लगाते थे। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई छोटा ट्रेडर है या एक छोटा किसान है, तो वो क्या चाहता है कि उसकी जो फसल है वो विदेशों में एक्सपोर्ट हो ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, पर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फसलों को विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाए। तो ऐसे में इंडिया के जो फेमस बैंकर्स और ट्रेडर्स के ग्रुप थे, शिकारपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टूकुटोई, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इन्हें फाइनेंशियली मदद करते हैं, यानी कि इन्हें पैसे देते हैं ताकि ये लोग अपनी फसलों को विदेशों में एक्सपोर्ट कर पाए और अपना ट्रेड विदेशों में भी फैला पाए। बदले में ये कुछ शेयर ले लेते थे या फिर दिए हुए पैसों का इंटरेस्ट ले लेते थे। अब इनके पास पैसा कहाँ से आता था? तो ये लोग पैसा लेते थे यूरोपियन बैंक्स से या फिर ये खुद के पैसे दे देते थे। तो इस तरीके से ये लोग भारतीयों का विदेशों में व्यापार बढ़ाने में मदद करते थे।
सिमिलरली एक और ग्रुप का नाम आता है जिसका नाम था हैदराबादी सिंधीज। ये लोग भी इंडियन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे। ये लोग क्या करते थे 1860s के टाइम पर, ये लोग फॉलो करते थे यूरोपियंस को। मतलब यूरोपियंस जिस जिस कंट्री में जाते थे ट्रेड के लिए, वहाँ पर ये लोग भी जाते थे। इनफैक्ट इन्होंने तो कई सारे एम्पोरिया भी सेटअप कर रखे थे, मतलब गोदाम वगैरह भी बना रखे थे अलग अलग सी पोर्ट्स पर, और उन्हीं के थ्रू ये अपना व्यापार करते थे। तो इस तरीके से इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स भी उस समय पर इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रहे थे। द इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। दोस्तों शुरुआती दौर में यानी कि करीब 1780s के टाइम पर क्या होता था कि जो इंडिया था और जो ब्रिटेन था, इन दोनों के बीच में ट्रेड होता था। किस तरह का ट्रेड होता था? कॉटन के कपड़ों का व्यापार होता था। तो इंडिया से कई सारे कॉटन क्लॉथ जाया करते थे ब्रिटेन, जिससे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, ब्रिटेन में कई सारी कॉटन इंडस्ट्रीज आने लगती हैं। तो जो इंडस्ट्रीज के ओनर होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं कि जो इंडिया से कॉटन क्लॉथ्स आते हैं उन पर रोक लगाई जाए, ताकि ब्रिटेन की लोकल इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हो सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैरिफ बैरियर लगा देती है, मतलब सिंपली टैक्स बढ़ा देती है। मतलब अगर हम एग्जांपल लें तो कोई कपड़ा इंडिया से 30 रुपये का आ रहा है, तो वो टैरिफ बैरियर की वजह से 130 रुपये का हो जाएगा। अब आप सोचो कि इतना महंगा कपड़ा ब्रिटिशर्स क्यों खरीदेंगे। तो इस तरीके से इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। इनफैक्ट आप इस डाटा को देखो, इससे हमें क्लियरली पता चलेगा कि कितना लॉस हो रहा था। दोस्तों 1800 के टाइम पे 30% इंडियन क्लॉथ एक्सपोर्ट होते थे ब्रिटेन में। वहीं 1815 के टाइम पर ये गिरकर हो गया 15%, मतलब मात्र 15% इंडियन क्लॉथ एक्सपोर्ट होते हैं ब्रिटेन में। एंड 1870 में ये और ज़्यादा गिर जाता है, मात्र 3% ही इंडियन क्लॉथ एक्सपोर्ट होते हैं ब्रिटेन में। तो यहाँ पर इंडिया से जो मैन्युफैक्चर क्लॉथ जाते थे उनका एक्सपोर्ट कम हो जाता है, पर रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। मतलब केवल कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें रॉ कॉटन की ज़रूरत थी, क्योंकि तभी तो वो कपड़े बना सकते थे। तो जहाँ इंडिया से पहले कपड़े जाते थे वहाँ अब रॉ कॉटन जाने लगता है। रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। इनफैक्ट अगर हम डाटा देखें तो 1812 में जहाँ मात्र 5% रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट होता था, वहीं 1871 में ये बढ़कर हो जाता है 35%। मतलब 1871 में 35% रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट होने लगता है। और इससे ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में जो सस्ते कपड़े बनते थे उन्हें इंडिया में एक अच्छी रेट में बेच दिया जाता था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया जाता था। पर इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। एक तो इंडिया के खुद के क्लॉथ्स बिकना कम हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन क्लॉथ्स हाथों से बनते थे इसलिए वो महंगे होते थे। वहीं जो ब्रिटेन की फैक्ट्री से बने हुए कपड़े थे वो बहुत सस्ते पड़ते थे, तो लोग उन्हें खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। दूसरा, ब्रिटिशर्स को जो कॉटन एक्सपोर्ट होता था उसे वो बहुत ही कम रेट में खरीदते थे। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, और वहीं ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, जिसे हम ट्रेड सरप्लस भी कहते हैं। मतलब इन्हें ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स जितना भी इंडियन मार्केट से कमाते थे उसका वो यूज़ करते थे इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स काम करते थे उनको पेंशन वगैरह देने में, और अदर कंट्रीज़ का जो विल वगैरह होता था उसको पे करने के लिए। थर्ड टॉपिक है हमारा इंटर वॉर इकोनॉमी। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी थी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से इकोनॉमी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों 1914 ये वो साल थी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होता है और ये वॉर 1918 तक चलता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। अलाइड पावर्स में आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएसए, जो कि बाद में ज्वाइन हो गया था। और सेंट्रल पावर्स में आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑटोमन टर्की। ये पहला ऐसा मॉडर्न वॉर था जिसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स का यूज हुआ था। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने काफ़ी बड़ी स्केल में तबाही मचाई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से करीब 9 मिलियन लोग मर जाते हैं और करीब 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो जाते हैं। वॉर के कारण ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे उन्हें अब सीमा पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि यूरोप की जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब आप खुद सोचो कि अगर सारे लोग वॉर लड़ने चले जाएंगे तो कमाएगा कौन। तो वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीज होने की वजह से यूरोप की इनकम भी डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि सारे कमाने वाले लोग वॉर लड़ने चले गए थे।
तो ऐसी सिचुएशन में जितनी भी महिलाएं थी उन्हें आगे आना पड़ता है और वे अपना घर चलाने के लिए फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगती हैं। तो देखा आपने, जहाँ पहले फैक्ट्रीज में पुरुष काम करते थे वहाँ वॉर की वजह से महिलाएं काम करने लगती हैं। दोस्तों अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले बहुत पैसा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, क्योंकि वॉर में पैसा तो लगता ही है, क्योंकि बहुत सारी वेपन्स चाहिए होते हैं, आर्मी के लिए खर्च करना पड़ता है, समझ रहे हो। इनफैक्ट ब्रिटेन का इतना पैसा खर्च हुआ कि ब्रिटेन को कर्ज लेना पड़ गया, वो भी अमेरिका से यानी कि यूएस से। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल ब्रिटेन ने कर्ज लिया था, बल्कि ऐसी कई सारी कंट्रीज थी जो कि वॉर लड़ रही थी और उन्होंने भी अमेरिका से कर्ज ले रखा था। अमेरिका एक इंटरनेशनल डेबिटर से एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था, मतलब जो देश पहले कर्ज लेता था अब वो कर्ज देने वाला देश बन गया था। पोस्ट वॉर रिकवरी। दोस्तों जो ब्रिटेन था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले काफी ज्यादा पावरफुल था, पावरफुल इन द सेंस उसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा अच्छी थी। ब्रिटेन पूरी तरीके से इंडियन मार्केट को और जापान के मार्केट को कैप्चर करके रखे था। लेकिन फिर जब ब्रिटेन पार्टिसिपेट करता है वॉर में तो ब्रिटेन काफी ज्यादा बिजी हो जाता है वॉर में, जिस वजह से जिन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटेन कब्जा किए हुए था उन पर वो ध्यान नहीं दे पाता है। और इसी दौरान क्या होता है, इंडिया और जापान में इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगती हैं। तो जब ब्रिटेन वॉर खत्म होने के बाद वापस आता है इंडिया को कैप्चर करने के लिए, तो वो मार्केट में अपनी पहले जैसी पोजीशन गेन नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय तक हमारी इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ब्रिटेन इतना कमजोर हो चुका था कि वो कम्पीट ही नहीं कर पाता है जापान के साथ, क्योंकि जापान भी उस समय तक काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था। तो अगर हम एट द एंड देखें तो ब्रिटेन के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था और ब्रिटेन उस कर्ज में डूबता ही चला जा रहा था। सिमिलरली वॉर के टाइम पर एक और सीन देखने को मिल रहा था। देखो क्या था, जब वॉर चल रहा था यानी कि ड्यूरिंग वॉर, तो गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी। आप खुद ही सोचो कि अगर वॉर होगा तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि आर्मी के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, हेल्थ इक्विपमेंट चाहिए, मशीनें चाहिए, आर्म्स चाहिए, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो डिमांड बढ़ गई थी वॉर टाइम पर। तो इन डिमांड की पूर्ति के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ गया था, और जब प्रोडक्शन बढ़ गया था तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था, क्योंकि लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए फैक्ट्रीज में। तो हम इनडायरेक्टली देखें तो वॉर की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि वॉर टाइम पर इकोनॉमिक बूम देखने को मिला। अब दोस्तों वॉर तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म होता है तो इन सब चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, और जब इनकी डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। मतलब जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो वॉर के बाद वापस अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉर से पहले क्या कंडीशन थी। तो वॉर से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो मेजर व्हीट प्रोड्यूसर था, मतलब सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता था। लेकिन जब यूरोप वॉर में बिजी हो जाता है तो वॉर की वजह से वहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी कि ड्यूरिंग वॉर व्हीट प्रोडक्शन वाज डिक्रीज्ड इन यूरोप। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि जो अदर कंट्रीज थी जैसे कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज काफ़ी मात्रा में व्हीट का प्रोडक्शन करने लगती। अब चूंकि यूरोप तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा था क्योंकि वो तो लड़ाई में बिजी था, तो वॉर टाइम पर व्हीट की डिमांड ज़्यादा हो गई थी, जिस वजह से ये जो कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। इनफैक्ट ये जो कंट्रीज थी वो मेजर प्रोड्यूसर बन जाती हैं व्हीट की ड्यूरिंग वॉर टाइम। लेकिन ये तब तक ठीक था जब तक वॉर चल रहा था। जैसे ही वॉर खत्म हुआ तो कंडीशन कुछ और हो गई। वॉर खत्म होने के बाद यूरोप फिर से व्हीट का प्रोडक्शन करने लगता है। तो यहाँ पर ये लोग तो प्रोडक्शन कर ही रहे थे, ऊपर से यूरोप भी स्टार्ट कर देता है प्रोडक्शन, जिस वजह से व्हीट काफी मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। इनफैक्ट इतना व्हीट प्रोड्यूस हो जाता है जितनी डिमांड ही नहीं थी, क्योंकि डिमांड भी कम हो गई थी वॉर के खत्म होने के बाद। तो जब किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है और उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस चीज के प्राइस कम हो जाते हैं, और ऐसा हुआ भी। मार्केट में व्हीट प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, जिस वजह से कई सारे किसानों को लॉस हो जाता है और कई सारे किसान कर्ज में डूब जाते हैं। तो देखा आपने, जहाँ कंट्रीज वॉर के टाइम पर काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, वही इन कंट्रीज को वॉर के बाद एक आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ गया, यानी कि हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल क्राइसिस से गुजरना पड़ गया। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अभी दोस्तों कुछ ही टाइम पहले एक लाइन बोली थी कि जो अमेरिका था वो एक इंटरनेशनल डेबिटर से एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन जाता है। मतलब अमेरिका जो कि पहले खुद कर्ज लेता था अब वो एक कर्ज देने वाला देश बन जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस सब टॉपिक में हम यही जानेंगे।
तो दोस्तों जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे कई सारी कंट्रीज अफेक्ट हुई थी, मतलब कई सारी कंट्रीज को नुकसान हुआ था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका था यानी कि यूएस था वो अफेक्ट ना हुआ हो, बल्कि अमेरिका को भी नुकसान हुआ था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो अमेरिका था उसकी इकोनॉमी बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। अब कैसे रिकवर करती है चलिए जानते हैं। तो जो अमेरिका की इकोनॉमी थी उसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर इंट्रोड्यूस होता है जो कि था मास प्रोडक्शन का। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन बड़ी स्केल पर होता है तो उसे हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। तो मास प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट था वो लाया गया था हेनरी फोर्ड के द्वारा, जो कि फोर्ड मोटर्स के फाउंडर थे। इन्होंने ही पहली बार अमेरिका में मास प्रोडक्शन किया था, इसलिए इन्हें पियोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन भी बोला जाता है। तो हेनरी फोर्ड क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए एक मेथड लाते हैं जिसका नाम था असेंबली लाइन मेथड। असेंबली लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें वर्कर्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और हर एक वर्कर को एक छोटे छोटे पार्ट को असेंबल करना होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। इससे फायदा क्या होता है कि काम बहुत तेजी से होता है और इससे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत सस्ती पड़ती है। तो जो टी मॉडल फोर्ड जो कार थी वो दुनिया की पहली मास प्रोड्यूस कार थी, मतलब इस कार का जो प्रोडक्शन था वो बहुत बड़ी स्केल पर हुआ था और वो इसी असेंबली लाइन मेथड के थ्रू कंप्लीट किया गया था। 1914 में जो हेनरी फोर्ड थे वो एक और बेहतरीन काम करते हैं, ये वर्कर्स की इनकम को $5 कर देते हैं। इससे जो वर्कर्स थे वो भी खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वर्कर्स की इनकम बढ़ाने के बाद हेनरी फोर्ड को नुकसान हो रहा था, बल्कि उनका मॉडल ही इतना बेहतरीन था कि इनकम बढ़ाने के बावजूद भी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही सस्ती पड़ रही थी। तो अगर हम केवल कार प्रोडक्शन की बात करें तो जहां यूएस में 1919 में कार प्रोडक्शन 2 मिलियन था, वहीं 1929 में कार प्रोडक्शन 5 मिलियन हो जाता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि यूएस में केवल कार का ही मास प्रोडक्शन हो रहा था, बल्कि जो वाइट गुड्स होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, इस तरह की चीज़ों का भी प्रोडक्शन बढ़ गया था। और मास प्रोडक्शन की वजह से इनके प्राइजेस भी कम हो गए थे, जिस वजह से यूएस में हाउसिंग बूम देखने को मिल रहा था। मतलब यूएस के लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए इन सब चीज़ों को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से जो यूएस इकोनॉमी थी वो काफ़ी रिकवर हो जाती है। इनफैक्ट इतनी रिकवर हो जाती है कि वो ब्रिटेन जैसे देशों को लोन भी देने लगती है। द ग्रेट डिप्रेशन। दोस्तों ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हमने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा था। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगती है, यानी कि डिप्रेशन में चली जाती है। तो 1929 से मिड 1930s का जो पीरियड था उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है। प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, इनकम कम हो जाती है, ट्रेड डिक्लाइन हो जाता है। यानी कि 1929 से मिड 1930s का जो पीरियड था उसी को बोला जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है? चलिए जानते हैं रीजंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। देखो पहला रीजन था ओवर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, यानी कि एग्रीकल्चरल गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज ने वॉर के बाद प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, जिस वजह से प्रोडक्शन हद से ज़्यादा होने लगता है और इसी कारण से प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइसेस गिर जाते हैं, तो एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस गिर जाते हैं। इस वजह से फार्मर्स की इनकम डिक्लाइन होने लगती है। और पता है ऐसी सिचुएशन में फार्मर्स क्या सोचते हैं? फार्मर्स ये सोचते हैं कि अगर वो प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो अपने लॉस को मैनेज कर लेंगे। लेकिन होता कुछ और है। होता क्या है कि जैसे ही फार्मर प्रोडक्शन को और बढ़ा देते हैं वैसे ही प्राइसेस और गिर जाते हैं, क्योंकि खरीदने वाले लोग ही नहीं बचते। लैक ऑफ वायर्स हो जाता है, जिस वजह से खाना रोटेड होने लगता है, यानी कि सड़ने लगता है, जिस वजह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और डाउन चली जाती है। दूसरा रीज़न था विड्रॉल ऑफ यूएस लोन। तो जो यूएस था यानी कि अमेरिका था, वो आपको पता ही है कि उसने बहुत सी कंट्रीज़ को लोन दे रखा था, यानी कि वो एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बना बैठा था। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी डाउन होने लगती है, यानी कि एग्रीकल्चरल लॉस होने लगता है, तो वो अपना लोन विड्रॉ करने लगता है, यानी कि वापस लेने लगता है, जिस वजह से यूएस पर डिपेंडेंट जितने भी अलग अलग बैंक्स थे यूरोप के अंदर वो फेल हो जाते हैं और जो वर्ल्ड की डिफरेंट करेंसीज थी वो कोलैप्स कर जाती हैं। तीसरा रीज़न था यूएस डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज़, यानी कि अमेरिका अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को डबल कर देता है। इससे वर्ल्ड ट्रेड को बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये 3 मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिल रहा था वर्ल्ड वाइड। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्रेट डिप्रेशन का,
यानी कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन अमेरिका। तो जो अमेरिका के बैंक्स थे वो डर जाते हैं। किससे डर जाते हैं? ग्रेट डिप्रेशन से। तो वो क्या करते हैं, लोगों को लोन्स देना बंद कर देते हैं और जिनको उन्होंने पहले से लोन दे रखा था उनसे वापस मांगने लगते हैं, जिस वजह से फार्म डिस्ट्रेस हो जाते हैं, लोगों के हाउस होल्ड रियून हो जाते हैं, यानी कि घर उजड़ जाते हैं, लोगों के बिजनेस कोलैप्स कर जाते हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और जो लोग बैंक्स का लोन वापस नहीं कर पा रहे थे उन्हें बैंक्स फोर्स करने लगता है अपने घर कार जैसी चीज़ों को छोड़ने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो यूएस बैंकिंग सिस्टम था वो कोलैप्स कर जाता है क्योंकि यूएस बैंक अपना लोन वापस नहीं ले पाते। हालांकि दोस्तों 1935 से जो यूएस था वो रिकवरी करने लगता है, लेकिन तब तक जो डिप्रेशन था वो सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को और लोगों के माइंड को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर चुका था। इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन। अब हम देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो इंडिया था वो एक मेजर एक्सपोर्टर बन गया था एग्रीकल्चरल गुड्स का और मेजर इंपोर्टर बन गया था मैन्युफैक्चरीज का। लेकिन जैसे ग्रेट डिप्रेशन आता है, यानी कि 1929 से 1934 का जो पीरियड आता है उसमें इंडिया की हालत ख़राब हो जाती है। 1928 से 1934 तक इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग आधा हो जाता है और जो व्हीट प्राइजेस होते हैं इंडिया के वो लगभग 50% तक गिर जाते हैं। ऐसे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो कि उस समय पर इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी, वो लोगों के टैक्सेस कम नहीं करती है और वो लोगों को फोर्स करती है टैक्स या रेवेन्यू को भरने के लिए। तो ऐसे में इंडियंस अपनी सेविंग्स के थ्रू या अपनी ज़मीनों को, ज्वेलरीज को और प्रीशियस मेटल्स को बेच कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर ईरा। यहाँ से हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इकोनॉमी कैसी रहती है और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लगभग 2 डेकेड्स बाद शुरू हुआ था, यानी कि लगभग 20 साल बाद शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला था, यानी कि लगभग 6 सालों तक चला था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी 2 पावर्स के बीच में लड़ा गया था, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में थे मेनली ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका और सेंट्रल पावर्स में थे मेनली नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली। इस वॉर की वजह से लगभग 60 मिलियन लोग मर गए थे, यानी कि वर्ल्ड की लगभग 3% पॉपुलेशन इस वॉर में मारी गई थी और लाखों लोग घायल हो गए थे। ये जो वॉर था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से अलग था क्योंकि इसमें सिविलियंस की डेथ ज़्यादा हुई थी रेदर देन आर्मीज, यानी कि आम लोगों की ज़्यादा जाने गई थी। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसे ही ख़त्म हुआ तो 2 कंट्री सबसे ज़्यादा उभर कर आती हैं। पहली थी अमेरिका जो कि वॉर के बाद डोमिनेटिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर बन गई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, और दूसरी थी सोवियत यूनियन जिसका डोमिनेंस ईस्टर्न वर्ल्ड में बढ़ गया था। और ये दोनों ही कंट्री वर्ल्ड के रिकंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती हैं। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलती हैं और डिस्कशन करती हैं पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए, मतलब वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी कैसे की जाए, मतलब भरपाई कैसे की जाए, इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होता है। तो इसके लिए कंट्रीज 2 निष्कर्ष निकालती हैं। पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी होगी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आएगी? जब मास प्रोडक्शन होगा, मतलब चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। और ज़्यादा चीज़ें कब प्रोड्यूस होंगी? जब लोग उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि मास कंजप्शन होगा। और लोग चीज़ों को कब खरीदेंगे? जब उनकी इनकम अच्छी होगी। और उनकी इनकम कब अच्छी होगी? जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। और एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट उन्हें देगी। और गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट देगी तो इनडायरेक्टली मास प्रोडक्शन होगा। और आप तो जानते ही हैं कि अगर किसी कंट्री में मास प्रोडक्शन होता है तो वो कंट्री बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। तो इस तरीके से कंट्रीज आसानी से रिकवर कर सकती थी वॉर के नुकसान से। दूसरा कंक्लूजन था इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक लिंक डेवलप करके रखना होगा, यानी कि फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ लेबर होता रहे एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो कंट्रीज इन 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स पर काम करती है वॉर से रिकवरी करने के लिए। कैसे रिकवरी करती है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, चलिए जानते हैं। तो इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड हैम्पशायर, जो कि एक जगह है यूएस में, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि UNMFC। इसमें कई सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसी को ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है।
तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए। और ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे? तो पहला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, और दूसरा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, जिसे हम आज के टाइम पर वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये दो बॉडी बनाई जाती हैं वर्ल्ड को वॉर से रिकवर कराने के लिए। अब हम देखते हैं कि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के काम क्या क्या थे। तो IMF का काम था टू डील्स विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डिफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स नेशन। मतलब किसी कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है और किसी कंट्री में कम प्रोडक्शन हुआ है, तो आप उसमें सरप्लस और डिफिसिट्स को मैनेज करना ताकि आप उसमें कंट्रीज में स्टेबिलिटी बनी रहे। दूसरा था IBRD, जिसका काम था कंट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ताकि जिन कंट्रीज को वॉर में लॉस हुआ है वो आसानी से रिकवर कर सके। और दोस्तों इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में जो USA था यानी कि अमेरिका था, उसका डोमिनेशन ज़्यादा था डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि USA वॉर के बाद एक पावरफुल और वेल डेवलप कंट्री के रूप में उभरा था, इसलिए उसका बोलबाला ज़्यादा था इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में। और दोस्तों ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम करता था। मतलब वर्ल्ड की अलग अलग करेंसीज को डॉलर के साथ फिक्स्ड कर दिया था, और डॉलर को भी फिक्स कर दिया था गोल्ड के साथ। मतलब $35 बराबर होगा पर आउंस ऑफ गोल्ड के। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इतना याद रखो कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो फिक्स एक्सचेंज रेट पर काम करता था। ऐसा इसलिए था ताकि करेंसीज का एक्सचेंज आसानी से हो सके। द अर्ली पोस्ट ईयर्स, तो 1950 से 1970 का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया था, क्योंकि इस पीरियड में जो वर्ल्ड ट्रेड था वो एनुअली 8% से ज़्यादा ग्रो कर रहा था, और ये जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थी बिना किसी फ्लक्चुएशन के। और तो और दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो भी एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज की तरह बनने के लिए या उनसे कम्पीट करने के लिए फैसिनेट होने लगी थी। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के बाद लगभग 20 सालों में कई सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को आज़ादी मिल जाती है कॉलोनियल गवर्नमेंट से, लेकिन उसके बावजूद भी इन कंट्रीज़ में पॉवर्टी, हंगर, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये सब समस्याएं देखने को मिल रही थी। क्योंकि भले ही कॉलोनियल गवर्नमेंट चली गई थी, पर उन्होंने जो ट्रबल क्रिएट किया था यानी कि अत्याचार और लूट मचाई थी, उसका असर इन कंट्रीज़ पर कई सालों तक रहता है। तो जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे यानी कि IMF और IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक, ये केवल जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी यानी कि उस समय की जो डेवलप्ड कंट्रीज थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उनकी ही मदद कर रहे थे और केवल उन्हें ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। बाकी इन डेवलपिंग कंट्रीज पर कोई भी इंस्टीट्यूशन ध्यान नहीं दे रहा था। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी यानी कि जो पॉवर्टी से जूझ रही थी, उन्हें इन इंस्टीट्यूशंस का ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए ये कंट्रीज क्या करती हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं, यानी कि एक ग्रुप बनाती हैं जिसको बोला गया G77। तो ये जो ग्रुप था डेवलपिंग कंट्रीज का G77, वो क्या करता है, डिमांड करता है न्यू की, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के मुताबिक क्या होना था कि जितनी भी उनकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर उन्हीं की कंट्रीज का कब्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और पावरफुल कंट्रीज आ रही है और उसकी रिसोर्सेज को लूट कर ले जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनके रॉ मटेरियल्स का उन्हें फेयर प्राइस मिलना चाहिए, और जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं डेवलप कंट्रीज में उन पर इनका भी एक्सेस होना चाहिए। तो ये था न्यू यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दोस्तों 1960s के बाद US की जो इकोनॉमी थी वो डाउन जाने लगती है। इसके पीछे रीज़न था क्योंकि US डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हुए था, जिस वजह से जब कंट्रीज में प्राइसेस डिक्लाइन हुए तो US की इकोनॉमी भी इस कारण से डाउन हो जाती है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी वीक हो जाती है। जिस वजह से होता क्या है कि जो US डॉलर था, जो कि वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी बना हुआ था, वो प्रिंसिपल करेंसी नहीं रहता है, और जो फिक्स एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम था जो कि अभी तक चला आ रहा था, उसे बदलकर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर कर दिया जाता है। दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो पहले लोन लेती थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इन्हें फोर्स किया जाता है वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए। ये जो बैंक्स थी उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो कर्ज में चली जाती हैं, इनकम कम हो जाती है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। स्पेशली जो अफ्रीका था और जो लैटिन अमेरिका था, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो आपको तो पता ही है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर लेबर सस्ती थी, जिस वजह से कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि MNCs वहाँ पर आने लगती हैं
जिस वजह से जो चाइना था वो बाद में जाकर वर्ल्ड मार्केट में एक सुपर पावर के रूप में उभरता है। सिमिलरली और भी कई सारी ईस्टर्न कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया, इसके अंदर भी रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो हमें इस चैप्टर से क्या पता चला कि जो वर्ल्ड है और जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, और ये तब भी कनेक्टेड थी और आज भी कनेक्टेड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास 10th की वीडियोस आगे देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।